हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो एसएससी या फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जेएसएससी और सीजीएल, इसके लिए कुछ ट्रिक्स जानने के लिए, जो कि मोस्ट ऑफ द ऐसा कंपटीशन में आता है, चाहे वो बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो रेलवे के हों या इससे रिलेटेड, जिसमें भी जनरल मेंटल एबिलिटी या मैथ्स जो होता है, सामान्य गणित या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे इसके लिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक स्क्वायर, जैसे एक बहुत ही कॉमन सा सवाल बनता है हमारा कि चेस बोर्ड जो होता है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, या नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे। ठीक है, स्क्वायर मतलब कि लंबाई चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ बराबर होना। रेक्टेंगल मतलब कि 90 डिग्रीज पे ही सारा एंगल रहेगा, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होंगे। मतलब ये कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल। हिंदी में बोले तो आयत और वर्ग हुआ। तो स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल है, जिसमें कि L इक्वल्स टू बी होता है, मतलब लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ। तो अब ये वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके पहले उसको समझते हैं। अब जो चेस का बोर्ड या फिर कोई भी, पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जैसे हमारे पास फिगर है, तो ये हमारे रो हो गए और ये हमारे पास कॉलम हो गए। ठीक है, तो दो कंडीशन बनता है। मान लीजिए हम नंबर ऑफ रो को n लिखते हैं, नंबर ऑफ रो n, और नंबर ऑफ कॉलम को m, या उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1 2 3 4 5 5 कॉलम है। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 5 5 रो है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि n इंटू एन का मैट्रिक्स है। n इंटू एन मतलब कि जहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि नंबर जहाँ पे सेम होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होता है उसकी गिनती क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था। स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम हो। बोलने का मतलब क्या होगा कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर है, मतलब ये 2 और ये 2, ये एक स्क्वायर बनाएगा। यहीं पे 2 2 ही रहेगा, तो वो चीज़ होगा। तो इसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब ये जिन्होंने नंबर सिस्टम वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो बेसिकली है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स होता है, प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, इसका ये समेशन होता है। वही चीज़ जो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो जब भी रो और कॉलम आपका बराबर है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब हमारे पास क्या होगा, 5 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 11 बाई 6। ठीक है, 6 कट गया, n इक्वल्स टू 5 है क्योंकि 5 का कॉलम है, मतलब 55 इज द आंसर। ये हुआ इस फिगर के लिए। इसी का एक प्रॉब्लम हुआ आपका चेस बोर्ड। चेस बोर्ड क्या होता है, चेस बोर्ड हमारा 8 इंटू 8 का मैट्रिक्स होता है। चेस बोर्ड जिन्होंने देखा होगा उसमें यही चीज़ 8 तक रहते हैं,
6 7 8 और 3 रो और 3 कॉलम बनेंगे। तो उस चेस बोर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, हम इसी फॉर्मूले पे बैठाएंगे। 8 इंटू 9 इंटू 17, ठीक है। 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय 6, 3 से हमने काटा और ये आ गया हमारा 4 इंटू 3 इंटू 17। अब इसको किसी भी तरह कर सकते हैं। 12 12 से 84 की 4 8 से 8, 12 का 12 और 8 मतलब 204 विल बी योर आंसर। तो ये जो चेस बोर्ड का सवाल था हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि चेस बोर्ड में कितने इस नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, तो 204 इज माई आंसर। ये अब चेस बोर्ड वाला मतलब हमारा सवाल बन गया। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। मान लीजिए कि और इससे ज़्यादा सवाल बढ़ता है कि ये तो नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। मान लीजिए बोलता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा इसमें, अगर n इंटू एन वाले में है तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा ये हो गया। तो हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, वो होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अब जो नंबर सिस्टम जानते हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये सम ऑफ क्यूब्स होता है, मतलब इन नेचुरल नंबर का क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल इस फॉर्मूले से मिलेगा। वैल्यू पुट करेंगे मतलब 5 इंटू 6 बाई 2 इसका होल स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर दैट इज 225 विल बी दी आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा है n इंटू एन का है, जहाँ पे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके बराबर होते हैं। अब मान लीजिए सेम कंडीशन देता है आपको जहाँ पे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कॉलम हो गया आपका 4 और नंबर ऑफ रो हो गया आपके 5, ठीक है। अब तो करेंगे अब ये हम लोग कि इसके लिए हम एक ट्रिक सोचेंगे कि अब इस केस में हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब कि क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें भी वही चीज़ बनेगा, एक हमारा m होगा एक हमारा n होगा, ठीक है। इसमें जो आपका नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनता है, एक समझ लीजिए कि 2 फॉर्मूले बनेंगे। मतलब ये आसान वाला पहले बताते हैं। आसान वाला होगा क्या, मान लीजिए 2 है m रो और n कॉलम है, यही हुआ डिफरेंट। इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो होगा, पहले होगा m इंटू एन प्लस m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस m माइनस 2 इंटू n माइनस 2 और ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ आया तो अभी हम लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा m मान लीजिए 5 है या m मान लीजिए 4 है, कोई भी किसी को इंटरचेंज करके आप मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो m मान लेते हैं 5 है और n इक्वल्स टू हो गया 4। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस दोनों में घटाना है मतलब 4 इंटू और 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस यहाँ पे अब 2 घटेगा मतलब एक एक डिक्रीज करते जाना है आपको। 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस अब इसके बाद जो 1 वाला है n ये तो 0 हो जाएगा, तो अब इसके बाद हम नहीं भी लिखेंगे,
क्योंकि फिर इसके बाद 0 होना है, मतलब यहाँ तक हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो ये होगा 20 + 12 + 6 + 2, मतलब 12 2 14 6 20 और 20 40 इज द आंसर। ठीक है, ये टेक्निक से हम आराम से जब mn अलग अलग है तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर। लेकिन अब मान लीजिए जब हमारे पास एक इशू होता है कि ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया, मतलब कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, आपको फिगर नहीं दिया, बोल दिया कि 10 रो है और 15 कॉलम है, ठीक है ना। तब आपको ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला, कहीं पे भी ट्रिक्स देखिएगा तो वो चीज़ नहीं बताएगा। मतलब मान लीजिए थ्योरी क्वेश्चन में दे दिया कि m = 15 एंड n = 10, इस केस में बताइए कि मेरे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो सेम चीज़ है, इसका जो यहाँ पे हमने देखा था नंबर ऑफ स्क्वायर, उसी टाइप का फॉर्मूला बनेगा। मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर होगा, ये जनरलाइज फार्मूला, इसके पहले जो हमारा 5 4 किए वो पर्टिकुलर था, ठीक है। फॉर्मूला होगा n × n + 1 + 2n, उसमें बस 2n + 1 होता था, सॉरी, यहाँ पे एक टर्म हमारे पास 3t भी होगा +1 / 3t, अभी हम समझाएंगे कि क्या है, /6। ये हमारा जनरलाइज फार्मूला होगा, और अच्छे से इसको लिख देते हैं। ये चीज़ें हो गई इधर पे। तो 15 10 के लिए हमारे पास फार्मूला होगा n × n + 1 × 2n + 3t + 1/6। ये आपका होगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जबकि आपका mn इक्वल नहीं हो। अब इसी में t जो है बेसिकली m - n है, t = m-, मतलब जितना डिफरेंस है, जैसे यहाँ 15 ज़्यादा है 10 से, मतलब कि ये 5 होगा। अब जब इसी को आप जनरलाइज, जब m = n होता था हमारा, मतलब n × n का, तो हमारा t 0 हो गया, और हमारा फॉर्मूला आया था ये वाला नंबर ऑफ स्क्वायर का, हम इस पे आ जाते थे। ये कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब फॉर्मूला होगा। अब जैसे यहाँ पे 15 है, तो अब हम यहाँ पे उसको निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले पे हम फिट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुआ नंबर ऑफ स्क्वायर्स। मान लीजिए पूछता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा अगर ये अलग अलग है, मतलब m इज़ नॉट इक्वल्स टू n। सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए m = 15 एंड n = 10, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, m × m + 1 होगा और n × n + 1 होगा /4 होगा। ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपका निकल गया। इस पे वैल्यू पुट करेंगे, 15 × 16 × 10 × 11/4। यहाँ से इसको कट गया तो हो गया 60 × 10 × 11, 11 × 6 = 66 हो गया, और 2 0, ये हो गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। क्लियर है, आई होप। तो फिर अभी इसको समझने के लिए जो जनरलाइज फार्मूला है उसको ज़रूर समझें। जिनको नहीं समझ में आया होगा, एक बार और आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो काइंडली कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर दूर करूँगा। थैंक यू।